हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलर स्पॉट। मैं हूं आपकी एजुकेटर सना शेख और आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं विजन आईएएस की जुलाई मंथ की मंथली मैगजीन, जिसमें सारे करंट अफेयर्स हमारे जुलाई मंथ के दिए गए हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली फटाफट एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं इंडेक्स क्या दिया हुआ है और इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हम सारे टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे अलग अलग वीडियोज में। जैसे कि हमारा यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप देख सकते हैं कि हमारा पहला जो टॉपिक है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम लोगों के पास यहाँ पर पांच इंपॉर्टेंट न्यूज दी गई है 1.5 तक के, और 1.6 में हमारे न्यूज इन शॉर्ट्स कवर किए गए। तो इस वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कंटिन्यू करेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इन डिटेल डिस्कशन लेंगे और उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक हम सारे टॉपिक्स को, सारी मैगजीन को कवर कर लेंगे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन द क्लास। आपको इस मैगजीन का पीडीएफ विजन आईएएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इट इज फ्रीली अवेलेबल, यू कैन डाउनलोड इट। ओके, so let's start with the first topic of polity and governance, and that is uniform civil code. ओके, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली है क्या, ये न्यूज में क्यों है? तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो 22nd लॉ कमीशन है ना, उसने सजेशंस लिए हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। अभी बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक ऐसा हमें एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है जो रखेगा एक ही लॉ सारे कंट्री के लिए, पूरे रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए, सभी के लिए हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉ रहेगा। अभी हमें पता है कि इंडिया में हमारे पास क्रिमिनल लॉ है और सिविल लॉ है, राइट। क्रिमिनल लॉ जो होता है वो सबके लिए सेम है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आर बैकग्राउंड इज, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द रिलीजन इज, और जो भी कुछ है हमारा सोसाइटी में स्टेटस, हमारा बैकग्राउंड एंड सो ऑन। क्रिमिनल लॉ के हिसाब से अगर हमने कुछ भी क्राइम किया है, आपने किया हो या मैंने किया हो, हम लोगों को सबको सेम पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जब हम लोग सिविल लॉ की बात करते हैं, तो सिविल लॉ में बेसिकली क्या बोला गया है कि हर एक कम्युनिटी, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो होता है वो मुस्लिम के कम्युनिटी को गवर्न करता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो गवर्न करता है हिंदूज को, सिख्स को, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ, इट गवर्न्स द मुस्लिम्स। और इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 किसको अप्लाई करता है? क्रिश्चियंस, पारसीज एंड ज्यूज। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पर्सनल लॉ है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट। हर किसी का अपना अपना लॉ दिया गया है। तो यहाँ पर रिफॉर्म लाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि एग्जिस्टिंग फैमिली लॉज जो है ना उनको अमेंड करना है, इनको कोडिफाई करना है, डिस्क्रिमिनेशन हटाना है। क्योंकि इनइक्वालिटी अगर रहेगी पर्सनल लॉ में तो ये ओवरऑल हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। ठीक है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम लोग एक ऐसा लॉ लाते हैं जो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। और अगर अभी हम न्यूज में देखें तो गोवा एक ऐसी अकेली प्लेस है जहां पर कॉमन सिविल कोड प्रैक्टिस में है, जो कि है आपका पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। ठीक है, अब कुछ लोगों ने इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स दिए। सबसे पहले बोला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, आर्टिकल 44 अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये सेक्युलरिज्म के लिए बहुत अच्छा होगा, इट विल अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलर स्टेट, राइट। नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन बढ़ेगा, हमारा कम्युनिटी का जो डिविजन्स है वो यूनाइटेड हो जाएंगे। ठीक है, जो कम्युनिटी में हमारे डिफरेंसेस दिखते हैं वो नहीं होंगे। जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम होगा तो बहुत ही हद तक के हमारे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो निकल जाएगा। जेंडर जस्टिस मिलेगा, बेसिकली जो हमारे जेंडर डिस्पैरिटीज होती है वुमेन्स के साथ, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस है वो निकल जाएंगी। और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिटी यूएनएचआरसी ने भी ऐसे बोला है इंडिया को कि यूसीसी को वो इम्प्लीमेंट करे, बिकॉज इससे क्या होगा, इट वुड हेल्प टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो जाता है तो इससे जो कॉम्प्लेक्स लॉ है, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहुत सारे मल्टीपल यूजेस देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग मॉडर्न टाइम्स में भी हम लोग ये देखना चाहिए कि दैट वी शुड अडॉप्ट टू मॉडर्न टाइम्स। फॉर एग्जांपल, UCC would enable the incorporation of modern principles and ensure that laws align with the evolving social landscape, promoting inclusivity and individual freedoms, because हर किसी को राइट है कि वो अपने अपने हिसाब से जिए। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इसके आर्ग्यूमेंट्स को भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं, जैसे कि ये हमारी डाइवर्सिटी के अगेंस्ट है। इससे क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो हमारा जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको वायलेट किया जाएगा, जो हमारा यूनिक राइट्स है, जो हमें माइनॉरिटी ग्रुप्स के होने के नाते इंजॉय करने मिलते हैं, वो डाइल्यूट हो जाएंगे। ओके, एंड इट विल इरोड कल्चरल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट इज, इट हैज लैक ऑफ कंसेंसस। हर कम्युनिटी का अपना ट्रेडिशन है, रिलीजियस लॉ है। ओके, अगर यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया विदाउट द कंसेंट, सो इट विल लीड टू सोशल अनरेस्ट। मतलब लोग इससे बिल्कुल भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोगों को सबको समझा बुझाकर सबके कंसेंसस को कंसिडर करके ही हमें इस लॉ को लाना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ लोग कहते हैं कि यूसीसी could encroach upon state legislative competence, thereby infringing on principles of cooperative federalism. And it is argued that states are better positioned to assess and legislate personal laws to suit their personal needs given their proximity to grassroots realities. तब देख सकते हो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक कॉमन लॉ होगा। सम पीपल आर टेलिंग दैट कुछ कॉमन लॉ होगा। ठीक है, कॉमन लॉ होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी को हैम्पर करेगा, कम्युनिटी की जो एक यूनिकनेस है वो चली जाएगी। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है यहाँ पर, हर किसी का अपना अपना बोलना कहना है। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका यूसीसी के ऊपर क्या व्यू है। बट मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि यूसीसी को लागू कर देना चाहिए। राइट, वे फॉरवर्ड, अभी इसके आगे क्या है। वे फॉरवर्ड में हम देख सकते हैं कि कंसेंसस बिल्डअप करने के लिए गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स करने चाहिए, सारे रिलीजियस लीडर्स को लेकर, कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होना चाहिए, विल। Government must ensure that implementation of UCC is not used as a tool for political gains and that is undertaken in non-partisan and inclusive manner. सबसे पहले तो पॉलिटिकली इसको कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसका लोग अपने फायदे के लिए, पॉलिटिकल जो लीडर्स है वो अपने बेनिफिट के लिए इस चीज को यूज ना करें, ये ध्यान देना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत जरूरी है। कॉमन सिटीजन को पता होना चाहिए कि यूसीसी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, गवर्नमेंट पे, लोगों पे उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये जब तक अवेयरनेस लोगों को नहीं होगी तब तक कि यूसीसी के लिए लोग इजीली हाँ नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद में बोला गया है कि हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन निकालना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इक्वालिटी को हमें प्रमोट करना चाहिए। एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन वी विल इम्प्लीमेंट यूसीसी इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। And adopting a piecemeal approach बोला गया है. The goal of UCC should ideally be reached in a piecemeal manner, like the recent amendment on the age of marriage. This could also pave the way for internal reform and change within the religious dispensation. अब piecemeal approach के बारे में अगर हम बोले तो मतलब डायरेक्टली हमें कोई चीज को एकदम से पूरा इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, पोर्शन बाय पोर्शन। जैसे कि रिसेंटली अभी एज ऑफ मैरिज के लेकर डिसीजन आया था, तो वैसे ही जब स्लोली स्लोली अगर हम छोटे छोटे पोर्शंस में छोटी छोटी न्यूज को, छोटे छोटे पार्ट्स को हम अगर रिफॉर्म करते चलेंगे तो डेफिनेटली लोग भी इसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज के कोडिफिकेशन ऑफ ऑल पर्सनल लॉज होना चाहिए। अगर हम सभी लॉज को कोडिफाई कर देते हैं तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो होते हैं, जो फेयरनेस प्रमोट करेगा, वो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो सारे कोडिफाई करना चाहिए हमें सारे पर्सनल लॉज को, जैसे सच एज मैरिज, डाइवोर्स मैटर्स एक्सेट्रा। Okay, so I hope this part is clear to everyone. Clear, everyone? Just a second. Okay, so next news है हमारी judicial pendency. So judicial pendency है क्या? Basically, it refers to the clock state of judicial system in India, where the quantum of litigation is spiking exponentially, and but the output in the form of judgments or settling of disputes moves at the slow pace. मतलब आप इसको easy language में समझ सको तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे केसेस है, केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स है वो इतने फास्ट नहीं ले पा रहे हैं, और केसेस की जो राइस है वो इट इज कंटिन्यूसली इट इज इंक्रीजिंग, केसेस आर इंक्रीजिंग बट द जजमेंट्स आर वेरी स्लो, द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इज वेरी स्लो। ओके, तो ये न्यूज में क्यों है? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इन्फॉर्म किया राज्यसभा को कि ओवर 5.02 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट्स।
ठीक है, तो ये 5.02 करोड़ केसेस, ये बहुत बड़ा नंबर है, राइट? तो इसीलिए ये न्यूज में रहा है जुडिशियल पेंडेंसी को लेकर। अब इसके रीजंस क्या क्या है? सबसे पहले तो क्या बोला गया कि जो लो रेशियो है जजेस का, ओके, द रेशियो of judges to population and delay in filing the vacancies of judges and judicial officers. Okay, this is a major reason. Frequent adjournments के इधर पे बोला गया है कि जो प्रोसीजर है अलाउिंग अ मैक्सिमम ऑफ 3 adjournments per case is not followed. ठीक है, बेसिकली हर एक केस में ज्यादा से ज्यादा 3 adjournments होने चाहिए, लेकिन ये फॉलो नहीं हो रहा है, एंड इन ओवर 50% ऑफ द मैटर्स बीइंग हर्ड बाय कोर्ट्स लीडिंग टू राइजिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है, एडुकेट फंड्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ओके, वर्किंग स्टाइल ऑफ स्टाफ इज नॉट गुड, कोर्ट रूम्स ऑक्यूपाई जजेस टू ऑक्यूपाई जजेस, ओके, सो वी हैव लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टिगेशन में काफी डिले होता है, काउंसल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, इंसेंटिव्स मिसअलाइंड है, कॉम्प्लेक्सिटी है फैक्ट्स की, ओके, नेचर ऑफ एविडेंस वगैरह सब डिफर करता है, एंड इट रीड्स टू जुडिशियल पेंडेंसी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इन शॉर्ट देखें तो हमारे जजेस कम है, एडजॉर्नमेंट्स का रेशियो बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी पुअर, इन्वेस्टिगेशन टाइम पे नहीं होता है, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है फैक्ट्स में वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, दैट इज व्हाई वी हैव लैक ऑफ जजमेंटल आउटपुट। और इसके अलावा जो दूसरे इश्यूज है वो ये है दैट इट अब्यूज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर, इम्प्रॉपर कोर्ट रूम बिहेवियर। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक इधर कुछ रह गया है क्या। ओके, ओके, अब इसके अलावा जो पेंडेंसी है वो किस लिए ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोगों में अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब्यूसिंग बढ़ गई है, कोर्ट रूम का बिहेवियर है वो बेसिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, इसी वजह से भी जो जजमेंट्स है वो फटाफट नहीं ले पाते। तो इसका सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले तो हमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे ध्यान देनी है, जिसके लिए हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को कंसिडर कर सकते हैं। ओके, Article 224A and 128 of the Constitution can be invoked to appoint ad hoc judges. नेक्स्ट इज इसके साथ साथ हम लोग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस को भी प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि लोक अदालत हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया सिविल केसेस के लिए। ओके, तो इससे क्या होगा, जो कोर्ट पे जो बर्डन्स है वो कम हो जाएगा। स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट को सफिशिएंट फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए जिससे वो डेवलप कर सके जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियल स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। ओके, तो स्ट्रेंथन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। टाइम लिमिट सेट करनी चाहिए, जिसके टाइम मतलब जिस लिमिट में केसेस को मतलब हियर किया जाएगा और उसके डिसीजंस लिए जाएंगे, मतलब उसकी सुनवाई का और उसके डिसीजन का जो टाइम लिमिट है उसे सेट करना चाहिए। हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि कैसे हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सेटअप कर सकते हैं, टाइम लिमिट्स को कैसे सेट कर सकते हैं, और डेडलाइंस को कैसे रख सकते हैं अलग अलग केसेस के लिए, स्पेशली इन सबऑर्डिनेट केस। ठीक है, अब कुछ चेंजेस की भी रिकमेंडेशन की गई है कि हमें क्रिमिनल जस्टिस और प्रोसीजरल लॉज के चेंजेस को ध्यान देना है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ वायोलेशंस को रिड्यूस करना है एंड मूव टुवर्ड्स द कंपाउंडिंग ऑफ माइनर ऑफेंसेस, reform forensics and ballistics testing by outsourcing to accredited laboratories, grievance redressal, government departments such must establish a strong internal grievance redressal mechanism and empower designated officers to decide dispute between employees and departments, create a law binding society। इसमें मतलब हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है इंसेंटिव सैंक्शन बेस्ड मॉडल्स ऑफ मोटिवेशन। ओके, एंड वी शुड प्रोहिबिट penalties should be imposed on to check traffic violations, civic violations including littering in public, first time petty offenders etc। ओके, और कुछ यहाँ पर नीचे दिए गए इनिशिएटिव्स टेकन टू कर्ब जुडिशियल पेंडेंसी। अभी कुछ इनिशिएटिव्स भी ली गए, जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो सबसे पहले आपको दिया है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016, it has been under discussion to bring transparency in judicial appointments and setting up a permanent secretariat in SC for maintaining records of high court judges. Project Sayog to reduce pending cases, ये एग्जाम में आ सकता है। Project Sayog is related to what, so you can write judicial pendency से related है। लिम्स एक सिस्टम लॉन्च किया गया, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो मॉनिटर करेगा केसेस को इन्वॉल्विंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीडिएशन बिल है 2023 का जो प्री लिटिगेशन मीडिएशन बाय पार्टीज से डील करेगा। ई कोर्ट्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस यूजिंग टेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट वी हैव नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी to lay guidelines for preventing, controlling, and reducing litigation. And next is AMRD to resolve interministerial departmental issues.
and dispute. And next is fast track courts to ensure swift dispensation of justice. Okay, so I hope कि जुडिशियल पेंडेंसी का पार्ट आप सभी को क्लियर है. फाइन, आई होप इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे, एक बार रीड कर लेना. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं. हमारी आज की थर्ड न्यूज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट से रिलेटेड है. बेसिकली न्यूज में क्यों है, बिकॉज रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है जो थर्ड एक्सटेंशन है हमारे ईडी के चीफ को दिया जाने वाला, वो इनवैलिड है. अभी आपको पता होगा कि संजय कुमार मिश्रा जी को थर्ड टाइम एक्सटेंशन देने से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, इनवैलिड कह दिया है. अब इसमें क्या हुआ है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है अमेंडमेंट्स करने के लिए सीवीसी को, जो कि है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट of 2021, Delhi Special Police Establishment Amendment Act 2021 and the Fundamental Amendment Rules 2021. और ये जो अमेंडमेंट है वो अलाउ करेगा हमारे टेन्योर्स ऑफ डायरेक्टर्स को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी के मैक्सिमम 3 एनुअल एक्सटेंशन मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, लेकिन इधर पे बोला है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द करंट ईडी चीफ्स टर्म एक्सटेंशन वाज अनलॉफुल फॉर वायलेटिंग द मैंडेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 2021 जजमेंट wherein the court had barred further extensions. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो 2021 का जजमेंट था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो एक्सटेंशन दिया गया था हमारे ईडी के चीफ को वो अनलॉफुल है और इसके वजह से हम उन्होंने रूल्स को वायलेट किया है. अब ईडी बेसिकली है क्या, ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टिगेट करती है इकोनॉमिक क्राइम्स को. ओके, और हमारे वायलेशंस को देखती है जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस से रिलेटेड है. और इसका जो काम है ये परफॉर्म किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. तो ईडी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, होम मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में लोकेटेड है. अगर आप इसके अपॉइंटमेंट की बात करो डायरेक्टर ऑफ ईडी की, तो ईडी के जो डायरेक्टर है वो सीवीसी के प्रोविजन के हिसाब से अपॉइंट किए जाते हैं. टेन्योर इज नॉट लेस देन 2 years एंड एनी ट्रांसफर हैज टू बी सैंक्शनड बाय अपॉइंटिंग द कमिटीज चेयर्ड बाय सीवीसी. And the mandatory 2 year appointment period is followed by a maximum of 3 annual extensions under the CVC Act of 2021. ठीक है, तो बेसिकली 2 साल का टाइम पीरियड होता है और मैक्सिमम 3 बार एनुअल एक्सटेंशन ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते. अब पावर्स क्या क्या है ईडी के, सबसे इंपॉर्टेंटली कि एसेस सीज कर सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड है तो ये बेसिकली अपना असेट्स का सीजिंग कर सकते हैं, समन कर सकते हैं. फेमा के अंदर इनको एम्पावर किया गया है कि वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन एनी एंटिटी हु इज एलिज्ड टू हैव कमिटेड अ कॉन्ट्रावेंशन. ओके, then ED has the power, same power as a civil court regarding discovery, inspection, production of evidence, etc. They have the power to arrest. They can investigate and make arrest for violations of the Prevention of Money Laundering Act of 2002 and FEMA Act of 1999. ये वेट भी नहीं करेंगे कि एफआईआर रजिस्टर होगा बाय पुलिस एंड बाद में अरेस्ट होगी, इनको पावर इतनी दी जाती है कि वो इजीली अरेस्ट कर लें. They record admissibility. Okay, they recover fines, penalties and areas of penalties. Fine, तो ये सारा काम है हमारे ईडी का, पावर है उनके ये सारे हैं. वो लोग असेस सीज कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एफआईआर एंड सो ऑन. अब इश्यूज क्या क्या है, सबसे पहले बोला गया कि इनकी जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत लो है. इट इज एज लो एज 0.5%. ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है ईडी के सिलेक्शन में, केसेस टू इन्वेस्टिगेट में. ओके, क्रेडिबिलिटी लोगों की नजरों में गिरती जा रही है. जो इमेज है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की जैसे ईडी हो गया, सीबीआई है, एसएफआईओ है, वो सभी टार्निश हो गई है बहुत ज्यादा. करप्शन में एलिगेशंस लगे हैं, इम्पार्शियलिटी है एंड ऐसा भी माना जाता है दैट दे हैव वेरी क्लोज नेक्सस विद द पॉलिटिकल क्लास. देन वर्कफोर्स काफी कम है, ईडी को और रिसोर्सेज की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की जरूरत है एंड ये सारे उसके इश्यूज हैं ईडी के. अब इसके अलावा अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो इसका हम क्या क्या कर सकते हैं. सबसे पहले तो एनहांसिंग कैपेसिटी, ईडी को अपना वर्कफोर्स बढ़ाना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, हाई वैल्यू मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम्स, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड केसेस को एड्रेस करने के लिए इफेक्टिवली उन्हें आना चाहिए. तो बेसिकली उनको टेक्नोलॉजी के साथ साथ मॉडर्न होना चाहिए अगर हम ऐसे बोले तो. रेगुलेशन,
Discretion exercised by ED under PMLA should be guided by the rule of law. पेंडेंसी को हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में डाल के स्पेशल बेंचेस को कंस्टिट्यूट करना चाहिए ताकि हम एक्सपीडिएट कर सके प्रोसेस को. Oversight committee should be constituted to overlook and streamline the case selection process. Awareness and protection होना चाहिए. Public awareness should be generated about the ED's role. उनकी इमेज को रिफॉर्म करना चाहिए. Encourage whistleblowers to come forward. ओके, तो ये सारा कुछ ईडी के बारे में है. इसके बाद में हमें नेक्स्ट न्यूज दी गई है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023. अभी रिसेंटली ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल जो है ये पास किया गया दोनों हाउसेज में हमारे पार्लियामेंट के, जिससे हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002 को अमेंड किया जाएगा. अब बेसिकली ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002 का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्या करता है? ये कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है सारे लॉज को जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है. ठीक है. अब इसके प्रोविजन क्या है एक्ट के? सबसे पहले तो ये एक्ट अप्लाई करता है सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को विद ऑब्जेक्ट्स नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट. रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट थ्रू द सेंट्रल रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Internal governance. Every multi-state cooperative society may make its bylaws consistent with the provision of this act for internal governance. Reorganization. Central register to prepare a scheme for amalgamation or registration of cooperative bank, and this is done on the direction of central government. इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कैबिनेट ने रिसेंटली थ्री नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ये अप्रूव किया है अंडर द MSCS एक्ट ऑफ 2002. एंड उनके नाम ऐसे हैं कि नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी एंड नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी. अब नीड क्या है बिल को चेंज करने की? सबसे पहले तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पार्ट 9B को लेकर रखी गई है. सो MSCS एक्ट नीड्स टू बी अमेंडेड टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी विद द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जो 97th अमेंडमेंट एक्ट था पार्ट 9B को जिसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, ये हमें ध्यान रखना है. कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को फुलफिल करना है. जो हमारा लूप होल्स है, एग्जिस्टिंग लूप होल्स है लेजिस्लेशन में, उनको स्ट्रेंथन करना है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली हमें काम करने की जरूरत है. देन बोला गया है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रिफॉर्म्स लाना भी बहुत जरूरी है. इजी होना चाहिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एक्टिव मेंबरशिप होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए. ओके, तो ये सारे चीजें इस अमेंडमेंट में कंसिडर की जा रही है. नेक्स्ट इज जो सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको रिवाइव करना चाहिए डेडिकेटेड फंडिंग करके, और जो भी लॉसेस हुआ है उसको हमें बेसिकली कवर करना चाहिए. ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी है कि सफिशिएंट फंडिंग करो और जो रिवाइवल हो सकता है, जो वीक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसको ठीक किया जा सकता है. अभी इस बिल के की फीचर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो एस्टैब्लिशमेंट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी की बात करें. प्रेजेंटली इलेक्शंस टू द बोर्ड ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कंडक्टेड बाय द एग्जिस्टिंग बोर्ड, and bill specifies that the central government will establish the cooperative election authority to conduct elections to the board of multi state cooperative societies. अमालगमेशन की एंड डिवीजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पर बिल अलाउ करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कि वो मर्ज करें एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को. एंड वापस से यहाँ पर दिया गया है कि ये सिख कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फंडिंग की बात करता है, डेवलपमेंट फंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए एस्टैब्लिश करता है ताकि हम सिख मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रिवाइव कर सके. और जो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रॉफिट में है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से, वो फाइनेंस करेंगी इस फंड को. दे विल डिपॉजिट इधर 1 crore rupees और 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट इनटू द फंड विच एवर इज लेस. तो 1 crore rupees या फिर 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट, जो भी कम होगा उसके अकॉर्डिंगली वो फंडिंग करेंगे. रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिडम्पशन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग. सो प्रेजेंटली ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो शेयर्स है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो रिडीम कर सकते हैं सोसाइटीज बायलॉज के अकॉर्डिंगली. यहाँ पर ये बिल अमेंड करता है कि एनी शेयर्स हेल्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट बी रिडीम्ड विदाउट द शेयर होल्डर्स अप्रूवल. ठीक है. नेक्स्ट इज redressal of complaints. As per the bill, the central government will appoint one or more cooperative ombudsmen with terrestrial jurisdiction. Appeals against the directions of the ombudsman may be filed with the central registrar. And composition of board of directors. Under the act, the board of multi-state cooperative society will have a maximum of 21 directors and the board may co-opt 2 additional directors.
ठीक है। एंड द बिल अमेंड्स द composition of the board of directors to mandate the inclusion of one scheduled caste scheduled tribe member and two women members. अब इसका कंक्लूजन क्या है कि for the reorganization of MSCS to be successful, efforts will be have to made on capacity building, land holding of its member, technology option and improved governance. Okay, just a second. नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो है 1.5 सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023. तो रिसेंटली बोथ हाउसेस हैज पास्ड द cinematography amendment bill of 2023, and bill amends the cinematograph act of 1952. It enacted to make provisions for certifying cinematograph films for exhibition and regulating exhibitions, and this act provides for establishing the central board of film certification for certifying films for exhibition, and such certifications may be subject to modification, deletions, etc. And board may also refuse the exhibition of films. Okay, तो इसमें ये सारे points included है. इस अमेंडमेंट के हिसाब से जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसको काफी इफेक्टिव बना दिया गया है, और न्यू सर्टिफिकेशन कैटेगरीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है. की प्रोविजंस को अगर हम देखें तो इसमें एज बेस्ड सर्टिफिकेशन है, सेपरेट सर्टिफिकेशंस है टेलीविजन के लिए, मीडिया के लिए. सर्टिफिकेट्स को वैलिड की कौन सी कंडीशन में रखा गया है, रिविजनल प्रोविजन रिविजनल पावर्स क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के, फिल्म पायरेसी को लेकर क्या क्या ऑफेंस है, क्या क्या पॉइंट रखे गए हैं, और पेनल्टी को क्या है. तो अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर तो ये कुछ कैटेगरीज दी गई है आपको. एक सेकेंड. ओके, तो यहाँ पर देखो एज बेस्ड सर्टिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर कुछ कैटेगरीज रखी गई है फिल्म की, जिसके हिसाब से हम लोग adults, only for adults, universal and without restriction but subject to guidance of parents. तो ये सारी कैटेगरी, और ये रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है. सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर टेलीविजन एंड अदर मीडिया, ए और एस सर्टिफिकेट वाले जो है उनको सेपरेट सर्टिफिकेट लेना है. सर्टिफिकेट्स की बात करें तो ये परपेचुअली वैलिड है एंड द प्रेजेंट वैलिडिटी ऑफ 10 years के हिसाब से. फिर उसके बाद में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पनिशेबल ऑफेंस रखा है अगर किसी ने फिल्म पायरेसी की तो, प्रोविजन ऑफ कॉपीराइट एक्ट के अंडर, और पेनल्टी के हिसाब से कुछ पिनल एक्शंस भी लिए जाएंगे अगर कुछ वायलेशन होता है तो. ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं इतना न्यूज में, बस इतना ही है. सिनेमाटोग्राफी बिल पास किया गया है दोनों हाउसेज में. अब इससे क्या होगा, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है फिल्म इंडस्ट्री में उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, और जो करंट व्यूअरशिप है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अर्ली रेगुलेशन ऑफ देम इज नेसेसरी फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इंडस्ट्री. और अब हम सबको पता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना चाहिए. बहुत सारे ऐसे कंटेंट है लाइक जो इजिली बाहर डिस्प्ले कर दिए जाते हैं, बट उनका कोई सर्टिफिकेशन वगैरह ऐसा कुछ इतना है नहीं. तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको रेगुलेशन में लाया जाए, एंड द सेम थिंग हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो नेक्स्ट इज न्यूज इन शॉर्ट्स. न्यूज इन शॉर्ट में जो हमारा पहला न्यूज है दैट इज राइट टू साइलेंस. ओके, राइट टू साइलेंस. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी एक्यूज को राइट है कि वो चुप रहे. नोबडी कैन फोर्स देम टू स्पीक और एडमिट गिल्ट. Correct? The right to silence emanates from Article 23, which states that no one can be compelled to be a witness against himself, and protection is limited only to criminal proceedings. Okay, तो ये आप देख सकते हो कि right to silence किस में applicable है, only to criminal proceedings. And right is not available to a person being interrogated under Customs Act of 1962, FEMA Act of 1999, since the person is not accused of an offense and it is not entitled to a lawyer. इसमें यहाँ पर एक केस की भी बात की गई है. इन नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी केस, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट कंपेलिंग अ पर्सन टू आंसर अ क्वेश्चन विदाउट द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन में रिजल्ट इन अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3. ओके, सो ये देखना है राइट टू साइलेंस का. नेक्स्ट इज एसओपी टू चेक द यूज ऑफ freebies liquor to lure voters. Central Board of Indirect Taxes and Customs has issued SOP to limit the usage of freebies liquor to attract voters. And SOP aims to prevent suspicious cash, illicit liquor, drugs, narcotics, freebies, and smuggled goods during assembly and general elections. Earlier, Election Commission had also expressed concern that smuggled goods, contraband, and other illicit articles may be used to lure voters. ओके, तो एसओपीज को ये चेक करना चाहिए कि जो फीबीज दी जाती हैं वोटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, इसको रेगुलेट किया जाए, इसको स्टॉप किया जाए.
अब इसके एसओपीस की अगर हम की हाइलाइट्स देखें तो यहाँ पर बोला गया कि जीएसटी एंड कस्टम ऑफिशियल्स टू मॉनिटर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कूपन बेस्ड और फ्री फ्यूल ऑफ कैश फॉर एल्यूरिंग प्रोस्पेक्टिव वोटर्स, setting up flying squads and static surveillance team for vehicle check and verification of warehouses. Movement of items like saris, party flag, etc. associated with candidates or political parties without an e-way bill may be confiscated. Okay, तो ये एक यहाँ पर एसओपी प्रोसीजर से रिलेटेड दिया गया है न्यूज. नेक्स्ट इज डिमार्केशन ऑफ रोल्स ऑफ एमसीए एंड मेटी. सेंटर ने क्लियरली बोला गया है कि दोनों भी मिनिस्टर को पॉसिबिलिटी है कि वो लोग अपना अपना, यहाँ पर क्या बोला गया बेसिकली, दैट सेंटर हैज डिमार्केटेड द रोल ऑफ बोथ मिनिस्ट्रीज टू रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लीकेटी ऑफ रेगुलेशन ऑन डिजिटल मार्केट्स, एंड इंडियाज डिजिटल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू टच 1 ट्रिलियन बाय 2025-26. यहाँ पर बोला गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वुड बी द नोडल मिनिस्ट्री टू लुक इनटू ऑल द कंपटीशन इश्यूज इन द डिजिटल मार्केट, and METI, that is Ministry of Information Technology, will look into sector specific issues. And the government is working towards introducing legislation including Digital India and Digital Competition Law for regulating various facets of digital market in India. So यहाँ पर demarcation की बात की गई है, दोनों के roles को divide कर दिया गया है. डार्क पैटर्न्स, तो यहाँ पर डार्क पैटर्न्स बेसिकली है क्या. द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर डार्क पैटर्न्स एंड इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 सितंबर 2023. ओके, तो यहाँ पर डार्क पैटर्न्स के बारे में बोला गया है कि इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा 1 सितंबर 2023 से. नेक्स्ट इज डार्क पैटर्न को अगर हम समझे तो डार्क पैटर्न बेसिकली है क्या. इट इज अ यूजर इंटरफेस क्राफ्टेड टू ट्रिक और मैनिपुलेट यूजर्स इनटू मेकिंग चॉइसेस डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट, जैसे कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को खरीदना. ओके, पेइंग मोर मनी देन व्हाट वाज एक्चुअली इनिशियली डिस्क्लोज्ड. मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 में डिफाइन कर दिए गए हैं. एंड गाइडलाइन एड्रेस 4 ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स. सबसे पहले तो ड्रिप प्राइसिंग. The elements of the cost are not revealed upfront and the total price is only revealed at the end of buying process. And the guidelines suggest that the price shall include all non-optional taxes, duties, fees, etc. which applies to all or most buyers. Next is false urgency, a phenomenon where companies state or imply that quantities of a product or service are more limited than they actually are. And the advertisers would be required to demonstrate that the stock position at the time of appearance or limited quantity message was of level of urgency communicated. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग का जो डिस्टिंग्विश एड्स है वो कि एडवर्टाइजमेंट में जैसे कि उनको पेड रिव्यूज को डिस्क्लोज करना चाहिए, इन्फ्लुएंसर पोस्ट एक्सेट्रा, रिजेंबलिंग एडिटोरियल और ऑर्गेनिक कंटेंट. बेट एंड स्विच, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एक प्रोडक्ट की करो और दूसरा डिलीवर करो, ओके और उससे भी बेकार क्वालिटी का, तो ये बेट एंड स्विच को भी इसमें ये एड्रेस करेगा. अगर हम एएससीआई की बात करें तो ये 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था. ओके, ये एक वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है. And AISIC has been committed to protecting Indian consumers' interest through self-regulation in advertising. Okay, तो ये डार्क पैटर्न्स के बारे में है, एडवर्टाइजिंग को लेकर है. नेक्स्ट इज okay, so here we have completed all the news of polity and governance. I hope you all have understood it. मैंने बस इसको थोड़ा बहुत ऊपर मतलब इसको मैंने हम लोगों ने एकदम डिटेल में नहीं लिया है बिकॉज बाकी सब तो आपको स्टार्टिंग पोर्शन में पढ़ना ही है. सिर्फ इसके जो भी हाइलाइटर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि ये न्यूज़ कब पास हुआ, कौन से मिनिस्ट्री का है, कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिए गए. दैट्स इट. ओके, सो यू प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम द विजन आईएएस का website and just go through these articles again. Okay, so we will discuss the remaining topics in the next video. Thank you so much. Thank you for watching.